साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, आज हम भारतीय संवैधानिक विकास के तहत जो टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुए हैं वह टॉपिक है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा करते हैं, और 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा करते हैं। आइए यह 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यह जो भारत शासन अधिनियम 1919 में आता है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। और दोस्तों, उस समय यानी 1919 के समय में मॉन्टेग्यू यानी लॉर्ड मॉन्टेग्यू साहब जो हैं वह इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव हुआ करते थे। आपको हम बता दिए थे कि भारत का जो राज्य सचिव था उसका काम था संपूर्ण भारत पर प्रशासन संचालन करना। तो संपूर्ण भारत पर प्रशासन संचालन करने का जिम्मेवारी किसे था? तो इंग्लैंड में जो पद था भारत राज्य सचिव उसे था, और यह भारत राज्य सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो आपको हमने अभी बताया कि जिस समय यह 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया, उस समय मॉन्टेग्यू साहब इंग्लैंड में भारत के राज सचिव हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड साहब भारत में वायसराय हुआ करते थे। तो यह था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। दोस्तों, यह 1919 में तो लाया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, या फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया और यह लागू होता है 1921 में। आइए और इससे जुड़ी बातों को हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो लाया गया, इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित किया गया। द्विसदनात्मक व्यवस्था कहे तो एक था यह आपका यानी जो केंद्रीय विधानसभा था उसमें दो सदन थे, एक था राज्य परिषद और एक था केंद्रीय विधानसभा, जिसे केंद्रीय विधानसभा कहते हैं। अब दोस्तों, यदि आप यह राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा से कंपैरिजन कीजिएगा अभी के दौर में, तो अभी आप देखते हैं कि हमारे केंद्रीय प्रशासन में जो आपका आता है एक संसद आता है जिसके दो सदन हैं, वह है लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से आप समझिए कि यहाँ जो दोहरी मतलब द्विसदनीय व्यवस्था जो लाया गया, उसमें राज्य परिषद अभी के अनुसार राज्यसभा के इक्वली है, और केंद्रीय विधानसभा जो है अभी के अनुसार ये लोकसभा के समतुल्य है। अब दोस्तों, जिस तरह से अभी हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे कि राज्य परिषद उच्च सदन होता था और केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन हुआ करता था। और देखिए यहाँ पर राज्य परिषद जो है इसका कार्यकाल होता था 5 वर्ष, जबकि केंद्रीय विधानसभा जो होते थे, केंद्रीय विधानसभा के सदस्य जो हुआ करते थे, उसका कार्यकाल होता है कितना वर्ष? 3 वर्ष। हमने क्या बोला? राज्य परिषद नहीं, बल्कि राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष हुआ करता था और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष हुआ करता था। जैसे अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कंपैरिजन करके देखेंगे तो हमारे संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न यदि इसको उलट फेर करके ऐसे पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, यदि आप वहां 6 वर्ष टिक करके आते हैं, तो दोस्तों आपको ऐसे प्रश्न में जवाब देने पर गलत अंक मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि राज्यसभा दोस्तों कभी भंग नहीं होता, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, यह एक अस्थायी सदन है। तो हमने यहाँ पर क्या जवाब होना चाहिए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, न कि राज्यसभा का। राज्यसभा
सदस्य जो होंगे उनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष। तो उसी प्रकार यहाँ हमने देख लिया कि केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया इस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत, तो दो भाग कौन कौन हो गए, विखंडित हो गए। एक हो गया राज्य परिषद और एक हो गया केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद का कार्यकाल होता था 5 वर्ष और केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल होता था 3 वर्ष। अब दोस्तों यह केंद्रीय ये राज्य परिषद जो होता था, राज्य परिषद के सदस्य हुआ करते थे 60। अब इस 60 सदस्यों में 34 सदस्य निर्वाचित होते थे और बाकी जो 26 सदस्य होंगे दोस्तों यह मनोनीत किए जाते थे। उसी प्रकार केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्यों में 104 सदस्यों का निर्वाचन होता था और बाकी जो 40 सदस्य होते हैं उनका मनोनयन किया जाता था। और आगे बता दे, इन दोनों सदन को समान अधिकार दिया गया। ये राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा को समान अधिकार दिया गया, लेकिन बजट पर जो स्वीकृति प्रदान किया जाएगा उसका अधिकार केवल और केवल निचला सदन यानी केंद्रीय विधानसभा को दिया गया। बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार केवल निचले सदन यानी केंद्रीय विधानसभा को दिया गया। और क्या कि इसी भारत शासन अधिनियम यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैध शासन का प्रवर्तन किया गया। प्रांत जैसे भी समझते हैं केंद्र और एक समझते हैं राज्य, उसी प्रकार से यहाँ भी समझिए प्रांत मतलब क्या, कंपैरिजन कीजिएगा तो राज्य एक हो जाता। उस समय प्रांत कहा करते थे, विभिन्न प्रांत हुआ करते थे, जैसे देशी रियासत प्रांत हो गया, उसके बाद कुछ प्रांतीय क्षेत्र हो गए, उसके बाद कमिश्नरी क्षेत्र हो गए, ऐसे करके होते थे। तो प्रांतों में द्वैध शासन का प्रवर्तन किया गया। और यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि प्रांत में द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं, तो प्रांत में द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस को कहते हैं। प्रांत में द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ प्रांत में जो शासन होता था इसे 2 विषय में बांट दिया गया, यानी 2 विषय पर शासन किया था। एक विषय होता था आरक्षित विषय और एक होता था हस्तांतरित विषय। अब दोस्तों यहाँ पर हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय पर शासन किस प्रकार से होता था, तो हस्तांतरित विषय जो होता था उस पर शासन डायरेक्ट गवर्नर का होता था। और ये जो है आपका आरक्षित विषय, इस पर गवर्नर शासन करता था, लेकिन किसके सहायता से, तो उसका जो कार्यकारिणी परिषद होता था उस कार्यकारिणी परिषद के सहायता से करते थे। उस परिषद का जो सदस्य होते थे उसके सहायता से करते थे। तो यहाँ देख लीजिए, प्रांतीय विषय में आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय होते थे। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर द्वारा शासन किया जाता था, उसमें भी विधान परिषद के प्रति जितने भी उत्तरदायी मंत्री थे उसके सहायता से। जबकि आरक्षित विषय पर गवर्नर जनरल का शासन होता था लेकिन कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से। तो यहाँ आपने यह समझ लिया। अब दोस्तों एक बातें यह यहाँ उभर करके आती है कि हस्तांतरित विषय के तहत कौन कौन से विषय आते थे और आरक्षित विषय के तहत कौन कौन से विषय आते थे। तो देखिए, वैसे अभी हम जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो केंद्र और राज्यों की शक्तियों के आधार पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिसे कहते हैं राज्य सूची यानी केंद्रीय सूची, संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची, समवर्ती सूची, यह कहा करता है। उसमें भी विषय सभी आते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत 2 विषय जो रखे गए शक्तियों के आधार पर, वह था आपका हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। तो इस हस्तांतरित विषय में कौन कौन से विषय आते थे और आरक्षित विषय में कौन कौन से विषय आते थे, आइए जरा उस पर हम गौर करते हैं। तो दोस्तों हस्तांतरित विषय में आते थे शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल और माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान, यह सभी हस्तांतरित विषय के तहत आते थे। और आरक्षित विषय के तहत कौन कौन से विषय आते थे, आइए जरा उन्हें हम देखते हैं। आरक्षित विषय के तहत जो विषय आते थे उनमें कुछ निम्न इस प्रकार है। वित्त मतलब ये जो आपका फिनांस है वह वित्त, भूमि कर और अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां,
छोटे छोटे बंदरगाह और जो सार्वजनिक जो सेवाएं थी यानी पब्लिक सर्विसेज जो थे वह आते थे आरक्षित विषय के तहत। अब और आगे हम आपको बता दें दोस्तों कि भारत का जो दोस्तों राज्य सचिव हुआ करता था, भारत का सचिव जो होता था उसको अधिकार दे दिया गया क्या कि भारत में एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करे, महालेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति करे। इसका काम तो वही समझे कि लेखा जोखा करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना, तो यही था। और आगे देखिए, इसी मोंटेग्यू चंसफोर्ड सुधार के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। दोस्तों अभी जो वर्तमान दौर में आप देखते हैं केंद्र स्तर पर जो लोक सेवा है जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न ऊंचे ऊंचे ओहदों पर लोग जो हैं सर्विसेज देते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। तो यह हो गया आपका कि मोंटेग्यू चंसफोर्ड सुधार अधिनियम यानी 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। सिविल सेवक की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया जाता है? 1926 में किया जाता है। किस आयोग के आधार पर? तो एक थे ली आयोग के आधार पर, ली आयोग के सिफारिश पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय यानी लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। अब आगे देखिए, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें से दोस्तों 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। यानी वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें जो कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य हुआ करते थे, उन 6 सदस्यों में 3 सदस्य अनिवार्य कर दिया गया। किसका? भारतीयों का। लेकिन एक वहां पर शर्त था कि एक पद भारतीयों को नहीं देना था। वह कौन सा पद था? कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ पद को छोड़ करके जो भी उस कार्यकारिणी परिषद में पद हुआ करता था उसमें 3 पद तो डायरेक्ट भारतीयों को दिया जाता था। यह था आपका। और क्या? सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत का प्रावधान किया गया। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे थे कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था जिसे मार्लियामेंटो सुधार कहते हैं, उसके तहत सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था, केवल मुस्लिम संप्रदाय के लिए। और यहाँ क्या होता है ये मोंटेग्यू चंसफोर्ड सुधार में कि महिला, ये महिला कहते हैं, ये सिख, उसके बाद आंग्ल भारतीय, ईसाई, यूरोपीय, इन सभी के लिए निर्वाचन जो है एक पृथक किया, निर्वाचन पद्धति पृथक करके प्रावधान किया गया था। इसी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है पहली बार केंद्रीय बजट राज्य बजट से अलग किया गया, यानी प्रांत के बजट से अलग किया गया इसी मोंटेग्यू चंसफोर्ड सुधार के तहत। और क्या? वैधानिक आयोग का गठन किया गया। और दोस्तों यह जो वैधानिक आयोग था इसका कार्य होता था कि 10 वर्ष के बाद जांच करने के उपरांत जो रिपोर्ट होगा उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, यही था वैधानिक आयोग का काम। अब देखिए कि दोस्तों हमने भी थोड़ा देर पहले बताया था महिला के लिए, तो अभी तो देख ले सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन पद्धति लागू किया गया। और इसी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार मिल गया। और इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज थे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने मोंटेग्यू चंसफोर्ड सुधार के बारे में अध्ययन किया और जानकारी प्राप्त किया। अब हम देखते हैं 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आता है। दोस्तों वैसे आपको बता दें अभी हमारा भारत का जो संविधान वर्तमान जो स्वरूप है, इस स्वरूप में डायरेक्ट रूप से 1935 का भारत शासन अधिनियम सम्मिलित किया गया है। इसमें अभी जो वर्तमान में भारत ये संविधान है उसमें 1935 के भारत शासन अधिनियम का बहुत बड़ा अहम रोल था। तो देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम, दोस्तों यह जो अधिनियम आया था इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां था। वैसे तो आपको पता होगा हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं, ये आपको पता है।
पहले 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, अब हो गया है 12 अनुसूची। वैसे इसके बारे में जानकारी हम अलग टॉपिक में भी करेंगे, अलग चैप्टर में भी करेंगे। अब दोस्तों इस भारत शासन अधिनियम के तहत जो मुख्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था किया गया, केंद्र में द्वैध शासन का स्थापना किया गया, उसके बाद संघीय न्यायालय का व्यवस्था किया गया, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को देखा गया और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विकास किया गया। तो सर्वप्रथम देखिए अखिल भारतीय संघ का जो गठन हुआ, उस अखिल भारतीय संघ में 11 प्रांत ब्रिटिश प्रांत, 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी क्षेत्र और कुछ अन्य देशी रियासत हुआ करते थे। इनसे मिलकर के अखिल भारतीय संघ का गठन हुआ था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी क्षेत्र और कुछ देशी रियासतों से मिलकर के एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बातें यह अनिवार्य कर दिया गया कि प्रांत को संघ में सम्मिलित तो होना अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन देशी रियासत के लिए होना ना होना यह उसके इच्छा पर निर्भर करता था। तो देशी रियासत के लिए ऐच्छिक रखा गया कि वह चाहे तो संघ में सम्मिलित हो सकते हैं, चाहे तो नहीं हो सकते हैं। तो यह हमने देखा अखिल भारतीय संघ। अब प्रांतीय स्वायत्तता में देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था जो हुआ करता था उसे अंत कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया और एक स्वतंत्र तथा स्वशासित मतलब अपने द्वारा शासित संवैधानिक आधार बनाया गया। इसके बाद देखिए केंद्र में जो द्वैध शासन का स्थापना किया जाता है उसे विधायी शक्ति कहेंगे। तो विधायी शक्ति के आधार पर केंद्र में द्वैध शासन का स्थापना होगा, जिसे केंद्रीय विधानमंडल कहेंगे और प्रांतीय विधानमंडल कहेंगे। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया, यानी विधायी शक्ति जो डिवाइड किया गया, 2 भाग में डिवाइड किया गया, एक हो गया केंद्रीय विधानमंडल और एक हो गया आपका प्रांतीय विधानमंडल। और इसमें देखिए दोस्तों यह जो द्वैध शासन का व्यवस्था था, इसमें शक्तियों के आधार पर 3 सूची का निर्माण किया गया। एक था केंद्रीय सूची जिसे परिसंघ सूची कह सकते हैं, प्रांतीय सूची और एक था संवर्ती सूची। वैसे तो आपको दोस्तों पता होगा कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची यह प्रांत यानी राज्य और केंद्र की शक्तियों के आधार पर डिवाइड किया गया है। संघ सूची में कानून केंद्र सरकार बनाती है, जबकि राज्य सूची में कानून जो है राज्य सरकार बनाती है और विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन संवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती है और विवाद उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के द्वारा जो लाया गया कानून है वही वैध होता है। आइए और आगे देखते हैं संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में एक न्यायालय की व्यवस्था किया जाता है, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 2 अन्य न्यायाधीश का व्यवस्था किया गया। न्यायालय संबंधी जो भी अंतिम शक्ति होता था उस अंतिम शक्ति का प्रयोग होता था। लंदन में एक प्रीवी काउंसिल था, उसका होता था अंतिम शक्ति का प्रयोग। अब देखिए अधिकार क्षेत्र, ये जो संघीय न्यायालय का व्यवस्था किया गया, इसका अधिकार क्षेत्र जो था दोस्तों वह प्रांत और रियासत तक ही सीमित था। अब आगे देखिए ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का यदि परिवर्तन करना होता था तो उसका अधिकार केवल और केवल ब्रिटिश संसद के पास हुआ करता था और भारत परिषद का अंत कर दिया गया इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जो विस्तार किया गया उसे देखिए दोस्तों। इससे पहले हमने देखा था कि 1909 में सांप्रदायिक के आधार पर पृथक निर्वाचन पद्धति जो शुरुआत किया गया वह केवल मुस्लिम के लिए था, यानी मुस्लिम समुदाय का निर्वाचन मुस्लिम मतदाता द्वारा ही किया जाता था। इसके बाद थोड़ा देर पहले भी देखे हैं 1919 का जो मॉन्टेग्यू चंद्रपुर सुधार है, 1919 का मॉन्टेग्यू चंद्रपुर सुधार है, इसके तहत जो है आपको सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाई, आंग्ल इंडियन, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति का शुरुआत किया गया। और अब देख रहे हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या देख रहे हैं कि सांप्रदायिक आधार पर
कुछ है दलित जाति है, महिला है और मजदूर तक जो है अब विस्तृत कर दिया गया निर्वाचन पद्धति। अब देखिए इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ कि प्रस्तावना का अभाव आ गया। और क्या इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा, जिसका नाम अब म्यांमार पड़ गया, जो भारत का पड़ोसी देश है, तो बर्मा 1935 में अलग हुआ था भारत से, इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और क्या इसके तहत केंद्र में जो है मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी स्थापना किया जाता है 1 अप्रैल 1935 को। और देखिए आगे मताधिकार का विस्तार कर दिया गया, यहाँ तक कि लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। और क्या तो अदन जो है इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन हो गया। अदन कहाँ तो भारत के पश्चिमी देश चले जाइए, वहाँ एक खाड़ी देश होगा ऐसे करके, तो अदन की खाड़ी भी बोला करते हैं, वहाँ है, तो वह इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन हो गया। और बरार जो है दोस्तों, बरार आपका पूर्वी मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र में आता है, यह बरार मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया, मध्य प्रांत में शामिल कर दिया। मध्य प्रांत जो अंग्रेज जो मराठा से जीत लिया था, क्षेत्र जो जीता था उसे मध्य प्रांत कहते थे, तो मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार हमने अभी 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में देखा, समझा और जानने का भी प्रयास किया। अब दोस्तों इसके बाद जो वीडियो आएगा वह आएगा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो उसके बारे में हम वहाँ जानने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा जो संविधान सभा से रहेगा, या फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई, तो वहां से शुरुआत होगा। दोस्तों इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और अपना ढेर सारा सपोर्ट और प्यार हमें देते रहिए, और पुनः आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।